हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल गुड, फाइन एंड हेल्दी। मेरा नाम मिराज है और आज हम अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हिस्ट्री के चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिल्क रूट्स इन कनेक्टिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट ने कल्चरल और ट्रेड एक्सचेंज को कैसे फैसिलिटेट किया, किस तरह के गुड्स ट्रेड किए गए, किस तरह के गुड्स का एक्सचेंज हुआ, कल्चरल और नॉलेज का एक्सचेंज कैसे हुआ, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आज उसकी क्या अहमियत है, उससे आज क्या फायदा हासिल हुआ। सिल्क रूट था क्या? ये नेटवर्क था ट्रेड रूट्स का जिसने लिंक किया था एशिया को, यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका को। होता यह था कि चाइना से, अगर ये चाइना है और यहां यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, बीच में मेडिटेरेनियन सी है, दिस इज चाइना, इसको चाइना मान लेते हैं, ये यूरोप मान लेते हैं और इसे अफ्रीका मान लेते हैं, बीच में मेडिटेरेनियन सी है। तो यहां से ऐसे 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 अलग अलग पहाड़ों के रास्ते से होते हुए यूरोप तक सिल्क पहुंचाया जाया करता था। एक तो ये भी है, दूसरा समंदर के जरिए भी सिल्क को पहुंचाया जाता था यूरोप में। हजारों साल पहले से इस सिल्क रूट को फॉलो किया जाता रहा। ऐसा माना जाता है कि जब क्रिश्चियन एरा शुरू हुई थी तब इस सिल्क रूट को बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाने लगा। कौन कौन से गुड्स ट्रेड किए जाते थे? स्पेसिफिकली सिल्क चाइना से वेस्ट में जाया करता था। अगर ये चाइना है तो यहां से वेस्ट में, इसके हिसाब से यूरोप में वेस्ट हुआ तो ये यहां पर ट्रेड हुआ करता था। चाइना से जाया करता था सिल्क और दूसरी पॉटरी चाइना के जो बर्तन होते हैं ये सब जाया करते थे। हिंदुस्तान और साउथ ईस्ट एशिया से क्या जाया करते थे? अब ऐसा नहीं कि चाइना से सिर्फ सिल्क जाया करता था, हिंदुस्तान से और रास्ते में जो भी कंट्रीज या जो भी रीजन्स पड़ा करते थे वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें जो हुआ करती थी वो भी जाया करती थी, जैसे स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स यहां से हिंदुस्तान से जाया करते थे। यूरोप से एशिया में वापस क्या आया करता था? वो थे प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर। दूसरी चीज कल्चरल और नॉलेज एक्सचेंज। वेस्ट की अगर आप बात करें तो यहां से बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज थी, क्रिश्चियन प्रीचर्स थे, वो आए यहां पर, और बहुत सारे मुस्लिम प्रीचर्स भी मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान की तरफ को आए और इधर चाइना की तरफ भी गए। बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ ईस्टर्न इंडिया में और फिर पूरे एशिया में फैलता चला गया। बुद्धिज्म की अगर आप बात करें तो गौतम बुद्धा का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ था, तो बुद्धिज्म हिंदुस्तान से फैला, चाइना, जापान और अलग अलग कंट्रीज में ईस्ट की तरफ जो बुद्धिज्म गया वो सारा का सारा हिंदुस्तान से गया, और उसमें वो हिंदुस्तान से गया और सिल्क रूट का उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उसी रूट को फॉलो करते हुए वो उन कंट्रीज में पहुंचा जो ईस्टर्न पार्ट में है हिंदुस्तान के। कई सारे आइडियाज और इन्वेंशंस भी इसी रूट के जरिए से आए, यानी अलग अलग मुल्कों में जो भी आइडियाज और इन्वेंशंस थे। जिस तरह से अगर आप ये बात करें हिंदुस्तान में गुप्ता पीरियड की अगर बात करें तो उसमें बड़े साइंटिस्ट थे जैसे धन्वंतरी और सुश्रुता, इनकी नॉलेज भी वहां पहुंची। और वहां अरब से भी यूरोपियंस ने बहुत कुछ लिया, जैसे अरब से ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट उनसे सीखे, अलजेब्रा, एल्गोरिथम, ये सारे कॉन्सेप्ट, इन सब का सिंथेसाइज हुआ, इन सब को सिंथेसाइज किया गया इसी सिल्क रूट के जरिए से, ये अलग अलग जगहों पर पहुंचे। इसकी सिग्निफिकेंस आज भी ये है कि रिलीजियस और कल्चरल ट्रांसमिशन, एक जगह से दूसरी जगह रिलीजियस और कल्चर आइडियाज इन सब को पहुंचाने में इसका बड़ा रोल रहा। और आज की जो सोसाइटीज हैं उन्हें जो आज की शेप हासिल है उसमें, उस शेप को हासिल करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसकी लेगेसी ये है कि साहब ये जो प्री मॉडर्न मॉडर्न का मतलब ये है कि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले से ये जो इंटरकनेक्टेडनेस थी पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इसने मॉडर्न कम्युनिकेशन को और आसान किया, फैसिलिटेट कर दिया आसानी से कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाया जाए और एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचा जाए और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज कैसे पहुंचाया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। हाउ डिड द एक्सचेंज ऑफ फूड आइटम्स कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एक्सचेंज इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड? प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ये जो फूड आइटम्स थे, एक जगह से दूसरी जगह जो फूड आइटम्स का एक्सचेंज हुआ था, इन्होंने किस तरीके से पूरी दुनिया को ग्लोबल बनाने में, एक ग्लोबल विलेज बन गया है। जैसे आज की दुनिया में एक ग्लोबल विलेज है आज की दुनिया। 1000 किलोमीटर दूर अगर कोई वाकया हुआ, कोई हादसा हुआ या कोई भी इवेंट हुआ तो उसकी खबर हमें आसानी से मिल जाती है। ये एक ग्लोबल वर्ल्ड है। तो फूड आइटम्स ने कैसे इसको फैसिलिटेट किया, कैसे इसका रास्ता आसान बनाया? देखिए, ग्लोबल कॉन्टैक्ट में फॉस्टर्ड कल्चरल कॉन्टैक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि अलग अलग रीजन में रहने वाले लोगों ने जब एक दूसरे के कल्चर को जाना, बहुत सारी चीजें उन्होंने एक दूसरे से इंपोर्ट करी और फिर एक नया कल्चर उभर कर आया। पूरी की पूरी सोसाइटीज ट्रांसफॉर्म हो गई, जिसने एग्रीकल्चर, डाइट और इकोनॉमिक्स, खान पान, जिस तरीके से एग्रीकल्चर किया जाता है, खेती बाड़ी और इकोनॉमीज, सबको उन्होंने शेप किया। अगला आता है कोलंबियन एक्सचेंज। क्या है ये कोलंबियन एक्सचेंज? कोलंबियन एक्सचेंज मतलब ये है जैसे खाने के आइटम्स, डिजीजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए, अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह लाए गए, बहुत सारे फूड आइटम्स
एक जगह से दूसरी जगह लाया गया, उस सबको कोलंबियन एक्सचेंज कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड टू ओल्ड वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड का मतलब क्या है और ओल्ड वर्ल्ड क्या है? न्यू वर्ल्ड का मतलब यह है कि वो वर्ल्ड जो डिस्कवर किया गया, ओल्ड वर्ल्ड जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड था। अब ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था, पहले से एग्जिस्ट करता था। यूरोपियंस का ये कहना है कि भाई हमने इसको डिस्कवर किया तो अब ये न्यू वर्ल्ड हो गया। यहां से हमें क्या क्या हासिल हुआ और हमारे यहां से उनके पास क्या क्या गया, ये देखना होगा। क्रॉप्स कैसे कैसे गई, पोटैटोज, टमाटोज, मेज, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, चिलीज यानी कि मिर्चें, ये सारे के सारे न्यू वर्ल्ड, जैसे कि न्यू वर्ल्ड से हासिल हुए। ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहां से। इससे पहले तक कोई नहीं जानता था पोटैटोज और टमाटोज को। हमारे यहां पर भी ये वहीं से ही इंपोर्ट किए गए हैं, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए। इससे नतीजा क्या हासिल हुआ? डाइट्स में, खान पान में बहुत ज्यादा सुधार हुआ। जब खाना पीना अच्छा मिलेगा, पॉपुलेशन हेल्दी होगी, पॉपुलेशन ग्रो करेगी, और जिससे यूरोप में तो बड़े पैमाने पर एक बहुत सस्ती सी डाइट हो गई थी। मॉडर्नाइजेशन से पहले यूरोप के हालात बहुत खराब थे, बहुत गरीबी थी यहाँ पर, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज थी। आज ये यूरोपियंस अपने आप को कहते हैं कि भाई वी आर सिविलाइज्ड, और हमको हिंदुस्तानियों को और एशियंस को बहुत नीचा देखते हैं। दिस इज देयर हिपोक्रेसी। बहरहाल, अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो यहां पर अच्छा खाने पीने को मिला तो पॉपुलेशन भी बढ़ी, सेहत के साथ में पॉपुलेशन भी खूब ग्रो होना शुरू हो गई। और जिसका आपको मालूम है, एक बार एक डिजीज हुई थी पोटैटोज में। लोग इतना डिपेंडेंट हो गए थे, ओवरटली डिपेंडेंट हो गए थे पोटैटोज के ऊपर, कि जब फसल की एक डिजीज आई तो हजारों लाखों लोगों की मौत उसमें हुई थी, लाखों लोगों की मौत उसमें हुई थी। ओल्ड वर्ल्ड टू न्यू वर्ल्ड, हम लोगों ने उन लोगों को क्या क्या दिया? हमारे यहां से पहुंचा स्पाइसेस, मसाले हिंदुस्तान से पहुंचे होंगे, राइस और शुगर, ये सारी चीजें हमारे यहां से मुराद ये समझ लीजिए यूरोप और एशिया और अफ्रीका का नदन पार्ट, यहां से वेस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यहां पहुंचे अलग अलग स्पाइसेस, राइस और शुगर। और इससे फर्क पड़ा था, इससे पूरी की पूरी यूरोपियन क्यूजीन, यूरोपियंस का जो खाना पीना है, यहां से मसालों का ट्रेड किया करते थे। खान पान में भी पूरा बदलाव आ गया, ट्रेड में बदलाव आ गया। क्यूलिनरी ट्रेडिशंस, क्यूलिनरी का मतलब खाने पीने से मुतालिक है, क्यूलिनरी अगर कोई वर्ड आ जाता है तो। प्रिपरेशन टेक्निक्स एक दूसरे से सीखी। पिज्जा हिंदुस्तानी नहीं है और बर्गर है हिंदुस्तानी नहीं है। हो सकता है कि इसको अलग तरीके से यहां पर इस्तेमाल किया जाता हो पहले, लेकिन ये हिंदुस्तानी नहीं है। बहुत सारी हमारे यहाँ की हिंदुस्तानी पकवान जो है वो यूरोप में और पूरी दुनिया में अब खाए जाते हैं और जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो टाइम है, इस टाइम में हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे ये पकवान एक रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचे। किस तरह से, जैसे नूडल्स पहुंची चाइना से वेस्ट में और फिर उनको स्पेगेटी कहा गया। ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स, इटली में उसको स्पेगेटी कहा गया, थी वो एक्चुअली नूडल्स, चाइना से पहुंची थी। सिग्निफिकेंस क्या है, इसका नतीजा क्या हासिल हुआ? नतीजा यह हासिल हुआ, सिर्फ खान पान ही नहीं, पूरा का पूरा कल्चर इंटीग्रेट हुआ। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि सिर्फ खान पान का ही चेंज नहीं हुआ। लोग जब एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, अपनी आदतें, अपनी वैल्यूज, अपना कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, खान पान, सभी चीजें लेकर जाते हैं, अपने स्किल्स लेकर जाते हैं और दूसरे लोगों से भी बहुत सारी चीजें इनहेरिट करते हैं। बहरहाल, इसने कल्चरल इंटीग्रेशन को फैसिलिटेट किया और पूरी की पूरी सोसाइटीज, इकोनॉमीज को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। जीने का तरीका अलग हो गया, खान पान का तरीका अलग हो गया, बिजनेस का भी तरीका अलग हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, देखते हैं। हाउ डिड द यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीज रीशेप द प्री मॉडर्न वर्ल्ड इन द 16th सेंचुरी? 16th सेंचुरी कब से शुरू होगी और कब से कब तक रहेगी? 16th सेंचुरी शुरू होगी 1500 से लेकर 1599 तक, यहां तक होगी 16th सेंचुरी। ध्यान दीजिएगा, कहा तो जा रहा है 16th सेंचुरी, लेकिन 16 का इसमें कोई न्यूमरल है ही नहीं, 16 नामक न्यूमरल है ही नहीं, यहां 1500 है। लेकिन जैसे ही 1600 आएगा वो 17th सेंचुरी हो जाएगी। बहरहाल, ये टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री में। कैसे? अब ऐसा नहीं है, देखिए, ये ऐसा नहीं है पहले के जो दो क्वेश्चंस पढ़े हमने, ये सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं हम कि भाई ये सीरियल ऑर्डर में हुआ, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हैं हमने उनको एक साथ ले आया है। यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ था? यूरोप के लोग स्पेसिफिकली पोर्चुगीज और स्पेनार्ड्स, इन्होंने अमेरिकाज यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों को कॉन्क्वेस्ट किया, दोनों कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कब्जा कर लिया और अलग अलग बीमारियां फैलाना शुरू करी। अलग अलग बीमारियां इनसे फैलनी शुरू हुई। थोड़ी बहुत बायोलॉजी जो हमने पढ़ी है उसके हिसाब से हम जानते हैं, अगर किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है तो बॉडी जो है, ज्यादातर बॉडी उन बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है। अब जब वही बीमारी वायरस के रूप में या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में हमारी बॉडी को अटैक करती है तो हमारी बॉडी ऑलरेडी उसके लिए तैयार होती है और उससे लड़ने के लिए, यानी हमारी बॉडी काफी हद तक इम्यून हो जाती है उससे। लेकिन बाकी के लोग, दैट वाज एन अनटच्ड वर्ल्ड, वो वहां के लोग यहाँ के दुनिया के लोगों से, यहाँ के दुनिया के तौर तरीकों से
इवन यहाँ की बीमारियों से भी अनजाने थे, अछूते थे। यहाँ के लोग तो स्मॉल पॉक्स और इस जैसी चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से इम्यून हो गए थे, लेकिन वो लोग ऐसे नहीं थे। यूरोपियंस ने, यहाँ के लोग से मुराद है यूरोपियंस यानी कि ओल्ड वर्ल्ड के लोग। यहाँ के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने डिजीजेस के जरिए पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के लोगों को डेसिमेट कर दिया और वहां पर अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। यूरोपियन अराइवल क्या है? यहां पर यूरोपियन अराइवल है कॉन्क्वेस्ट वाला। उससे पहले ये ट्रेड करने की नीयत से गए थे। ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन अराइवल का मतलब यहां पर है कॉन्क्वेस्ट से है, जीतने के लिए, कब्जा करने के लिए जब गए थे उसके पहले की बात है। उससे पहले यूरोपियंस जो जा रहे थे वहां ट्रेड करने के लिए जा रहे थे उनसे। तो वहां जब ट्रेड करने के लिए गए, उससे पहले तक वहां पर वो लोग स्मॉल पॉक्स और जो दूसरी इस तरह की बीमारियां हैं वो ऑलरेडी फैला चुके थे। इससे नतीजा ये हुआ कि जो इंडिजीनियस वहां के जो बाशिंदे थे, वहां के जो लोकल पीपल थे, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, क्योंकि उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी। यूरोपियन डिजीजेस की उनके पास कोई इम्यूनिटी नहीं थी, जिससे उनके ऊपर कब्जा करना बहुत आसान हो गया। यूरोपियंस ने बड़े इलाके पर, जितने भी अमेरिकन है, ये जितने भी आज नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में बड़े इलाके देखेंगे आप, ये सब यूरोपियंस ने ऐसे ही इन्हीं लोगों से छीने हैं, इन लोगों को बीमारियों के जरिए खत्म करके। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया यूरोप का। कैसे हुआ? नई जगह पहुंचे तो वहां के रिसोर्सेज पर भी इनका कब्जा हो गया। गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम अमेरिका फ्यूल्ड यूरोप्स वेल्थ। वहां से गोल्ड और सिल्वर पोर होता चला गया यूरोप में। ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, नए सी रूट्स खोजे गए। यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका के जरिए पूरा घूम के हिंदुस्तान में पहुंचे। वास्को डी गामा गोवा पहुंचे। हिंदुस्तान पहुंचने का अल्टरनेटिव रास्ता तलाश रहे, जो इसी दौरान अमेरिका की भी खोज हुई थी। इकोनॉमिक पावर शिफ्ट हो गई थी, जो पहले की एशिया में थी, अब वो यूरोप की तरफ बढ़ चुका था। यूरोपियन डोमिनेंस हो गई थी पूरे ग्लोबल ट्रेड में। इकोनॉमीज पहले जो एशिया के पास थी, अब वो यूरोप के पास पहुंच गई। ये सारा का सारा हुआ यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट की वजह से। डेमोग्राफिक शिफ्ट यानी पॉपुलेशन का जो कॉम्पोजिशन है उसमें क्या चेंजेस आए? देखो, मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल्स एंड पैथोजेंस, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ये स्पेसिफिकली अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये इवेंट हुए थे। लेबर एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स, एक जगह से दूसरी जगह लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, लोगों को कई मर्तबा तो जबरदस्ती ले जाया गया। इंपैक्ट ऑन इंडिजीनियस सिविलाइजेशंस ये हुआ था, ये खत्म होने लगी थी ड्यू टू डिजीजेस एंड कॉन्क्वेस्ट। बंदूकें तो छीनी जा सकती थी, उनको छीना जा सकता था, खरीदा भी जा सकता था, लेकिन डिजीजेस, उनसे लड़ना इंडिजीनियस पॉपुलेशन के लिए नाकाम साबित हुआ। बिल्कुल डेसिमेट हो गई, बहुत कम बची हैं। और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट वही हुआ कि यूरोप की डोमिनेंस हो गई पूरी दुनिया में, इकोनॉमिक भी, लेकिन और ग्लोबल अफेयर्स में भी यूरोप ने मेडल करना शुरू कर दिया, यानी कि यूरोप के कंट्रीज ने। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। इस रिलेटेड और इंफॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। हैव अ गुड डे।